नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है मेरा हिंदी चैनल का वीडियो और आज मैं एक इंटरेस्टिंग इंट्यूटिव रीडिंग विद टैरो करने वाली हूँ। और आज हम रीडिंग करेंगे किसी के कहने पे, ऑब्वियसली किसी के रिक्वेस्ट पे, पीएम मोदी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सेशन और ये रीडिंग। अपने कमेंट्स को, अपने थॉट्स को प्यार से ही शेयर कीजिएगा, प्रेम पूर्वक शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी जो ये कम्युनिटी है इसमें पॉजिटिव एनर्जी ही बनी रहे। हाँ, अगर आपको कुछ कहना है तो आप वो भी कह सकते हैं, ऐसी कोई मनाही नहीं, ऐसी कोई रोक नहीं है। लेकिन बस मैं तो यही कहूँगी, अनकंडीशनल लव को स्प्रेड कीजिए, क्योंकि ये जो भारत देश है ये विश्वगुरु था, विश्वगुरु अभी फ़िलहाल बन रहा है दोबारा, और भविष्य में जाके भी विश्वगुरु रहेगा। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोगों को इंस्पायर करें और प्यार ही बांटे जितना बांट सके। सबसे पहला सवाल जो लोगों के मन में है वो ये है कि क्या पीएम मोदी 2024 के इलेक्शन में जीतेंगे। इसका आंसर हम टैरो से पूछते हैं और उसके बाद हम बाकी और बहुत से सवाल पूछेंगे और देखते जाते हैं कि क्या हमें जवाब मिलते हैं। दोस्तों, इंट्यूटिव रीडिंग का मतलब ये भी होता है कि उसमें सिर्फ टैरो कार्ड्स की मदद से नहीं, जो हमारी इंट्यूशन हमें बताती है उसकी मदद से, और जो हम ऑटो राइटिंग करके आंसर्स निकालते हैं उससे भी हमें जवाब मिलते हैं। मेरा भी मन कर रहा था कि मैं इसके बारे में शेयर करूं, और फिर जब किसी और ने मुझसे कहा कि आप ऐसा कुछ बनाइए जिसमें आप इन सवालों के जवाब दें, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने कहा चलो ठीक है, करते हैं। क्योंकि देखिए, मैं आप सबको क्लियरली बोलना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल भी पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूँ। इवन दो मेरा फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिक्स में रहा है, बट नॉट इन इंडिया, फ्रॉम नेपाल। हमारी मदर की साइड से जो मेरे नाना है वो पंचायत में काफ़ी साल, ओवर 25 ईयर्स सरपंच रह चुके हैं, और वो उस ज़माने में सरपंच थे जब सिर्फ राजा का शासन हुआ करता था। उसके बाद मेरे एक भाई थे जो रेवोल्यूशनरी थे नेपाल के, पहले तो जब तक राजा का शासन था, उसके बाद डेमोक्रेसी लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था, और फिर वो काफ़ी अलग अलग तरह के मिनिस्टर्स बने, काफ़ी सारे इलेक्शंस वो जीतते थे। एक टाइम पे वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी बने थे, और उसके बाद वो नेपाल के होम मिनिस्टर भी बने थे। तो नेपाल की जो कांग्रेस थी वो उसमें थे। तो कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि भाई मैं तो कांग्रेस को सपोर्ट करती हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। हम तो आजकल की युवा पीढ़ी के लोग हैं, और सबसे बड़ी बात, वी आर अ स्पिरिचुअल पर्सन। मैं एक स्पिरिचुअलिस्ट हूँ, तो मेरे लिए पॉलिटिक्स और इन सब में वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जब मैं ये देखती हूँ, स्पेशली अभी जो मैं अयोध्या गई, या जब पीएम मोदी नए नए आए थे, कि वो आध्यात्मिक उन्नति बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और भारत को दोबारा से विश्वगुरु बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जीवों का सम्मान करते हैं, जानवरों की इज्जत करते हैं। ये सारी चीज़ें स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत मायने रखती है। किसी भी स्पिरिचुअलिस्ट के लिए ये वाली एनर्जीज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इन्हीं एनर्जीज पे थ्राइव करते हैं। दूसरी बात यह है कि जब 2020 में कोरोना काल आया था, उस टाइम पे एनिमल्स के साथ बहुत क्रूरल्टी होती थी। ख़ास तौर से लोगों को फीडिंग करने से बहुत लोगों ने मना किया, तंग किया, ये कहा कि तुम अपने घर चले जाओ, घर में रहो। तो उस टाइम पे मैंने मन की बात में पीएम मोदी को कुछ मैसेजेस भेजे थे, जो उस टाइम पे बहुत लोग कर रहे थे, जो करना चाहते थे। तो मैंने उनको ये मैसेज भेजा था कि फीडिंग में हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही फीडर्स को, और दूसरा जो इंडियन डॉग है उनकी लोग इज़्ज़त नहीं करते हैं, इंडी ब्रीड की खास तौर से। तो बहुत हैरानी हुई थी मुझे, क्योंकि इमीडिएटली उन्होंने इन दोनों सब्जेक्ट्स को एड्रेस किया था, और उसके बाद पुलिस की तरफ से भी काफ़ी मदद मिली, लोगों की तरफ से भी, इवन फैमिली के मन में भी आया कि चलो भाई, प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं जानवरों की सेवा करो, उन्हें फीड करो, तो हम कैसे इन्हें रोक सकते हैं, इन बच्चों को। अब मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि आफ्टर ऑल ये टैरो कार्ड्स क्या आंसर देते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि क्या पीएम मोदी 2024 में दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे इंडिया के। लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम टैरो। ये कार्ड्स मैं आपके सामने निकालूंगी दोस्तों, एंड दिस इज़ अ येस और नो क्वेश्चन। तो जो भी आएगा वो आपके सामने है। ये देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, आप देख सकते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स का मतलब मोस्ट लाइकली येस होता है, मोस्ट लाइकली। ये डायरेक्ट येस नहीं है, ये डायरेक्ट नो नहीं है, इसमें मोस्ट लाइकली इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उनके कुछ विरोधी उनको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मेरा कोई भी आंसर आपको बायस्ड नहीं लगेगा। इवन पर्सनल सेशंस में भी कई दफ़े ऐसा होता है कि कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं जिसमें आंसर नो होते हैं, या कुछ सैड बात होती है, तब भी मैं लोगों को बड़ी ओपनली बता देती हूँ। मैं इस डर में नहीं रहती कि यार ये अगली बार मेरे पास नहीं आएंगे, या कुछ ना कुछ ऐसा, जैसे काफ़ी रीडर सोचते हैं। कोई भी रीडर अगर आपको सच सच जवाब देता है तो आपका वो ज़्यादा भला करेगा, विज़ावी वो जो आपको बस खुश करने के लिए आंसर्स दे देगा।
और ये देखिए दोस्तों, ये कार्ड अपने आप गिरा है, ये कार्ड मैंने नहीं निकाला, मैं शफल कर रही थी, ये अपने आप गिरा है। ये बहुत ही ऑस्पिशियस कार्ड है, द सन। तो पहला आया एस ऑफ वॉन्ड्स और उसके बाद आया है द सन। द सन एक डिवाइन कार्ड है और इससे ये भी पता चलता है कि एक बार जैसे ही उनकी जीत होगी उसके बाद वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके निकलेंगे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके। उनके अंदर एक ऐसी एनर्जी होगी जिस ऊर्जा को रोकना मुश्किल हो जाएगा दुनिया के लिए, उनके रास्ते में कोई नहीं आ सकता। हो सकता है इलेक्शन के टाइम पे या कैंपेनिंग के टाइम पे कुछ लोग ऐसी बातें उनके बारे में कहें कि कुछ समय के लिए लगे कि अरे नहीं ये तो गलत है, इस तरह की कोई बात उनके बारे में आए, लेकिन ये तो मानना तय है कि उनकी जीत ज़रूर होगी। ये मेरे मन में भी एक डाउट था और कार्ड के अपने आप गिरने से ये डाउट मेरा क्लियर होता है कि उनकी जीत होगी, ज़बरदस्त जीत होगी, उनकी अच्छी खासी जीत होगी। और जीत की जो अनाउंसमेंट है वो उनको भी कॉन्फिडेंस देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हर आदमी चाहता है कि उसे सपोर्ट मिले, चाहे फिर वो देश के प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। ऐसा हो सकता है कि ड्यूरिंग कैंपेनिंग कहीं ना कहीं उनका मन दुखी होगा कुछ ऐसी बातें सुन के कि मैंने इतना कुछ किया या मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें करी लोगों के लिए, ऐसे ऐसे प्लान्स में लेकर आया, या देश विदेश में, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में भारत का नाम रोशन किया उन्होंने। हर जगह आप जहाँ भी जाइए, जिस भी कंट्री के लोगों से आप मिलिए, हर जगह बस इंडिया एंड पीएम मोदी, इंडिया एंड पीएम मोदी, इंडिया एंड पीएम मोदी ही चल रहा है। और तो और आप ये कह सकते हैं कि भारत का नाम भी बहुत ज़्यादा आगे आ रहा है, हर जगह भारत के झंडे दिख रहे हैं। लोग बहुत सीरियसली इंडिया को ले रहे हैं, इंडियन एजुकेशन को ले रहे हैं, इंडियन फूड को ले रहे हैं, इंडियन साइंसेस को ले रहे हैं, बिकॉज इंडियन साइंस जो है, इंडियन वर्ड ही आता है इंडिजिनस शब्द से। और जब ब्रिटिश ने इंडिया को, ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन हुई थी इंडिया की, तब उन्होंने ये जो नाम इंडिया दिया था ये इंडिजिनस शब्द का शॉर्ट फॉर्म लेके ही दिया था, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा इंडिजिनस लोग उन्हें मिले थे। उन्हें अमेरिका में भी मिले थे, तो उन्होंने उस वक्त उनका नाम रख दिया था रेड इंडियंस, स्किन कलर की वजह से। और यहाँ पे ज़्यादातर लोग इंडिजिनस थे, सारे के सारे सनातनी ही थे, सब वेजिटेरियन थे, सब जानवर प्रेमी थे, सब कुदरत प्रेमी थे, सब राम नाम जपते थे। तो जहाँ भी वो जाते थे उन्हें ऐसे ही लोग मिलते थे। अब आप कहेंगे कि राम नाम जपने का इससे क्या कनेक्शन है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और जो हमारा नेवल चक्र होता है, सोलर प्लेक्सिस, वो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चक्र होता है। उस चक्र की जो ध्वनि है, उस चक्र का जो साउंड है वो राम है। तो राम से भी बड़ा राम का नाम है। हमारे देश में राम नाम का जाप त्रेता युग के पहले से भी हो रहा है, क्योंकि जितना आप इस साउंड को जपते हो, जितना आप इसको रटते रहते हो बार 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 बार, तो आपका जो नेवल चक्र है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पावरफुल हो जाता है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस रहता है। चैलेंजेस तो आपके अंदर आते ही हैं, लेकिन वो ऊर्जा एक ऐसी आ जाती है जिसकी वजह से चैलेंजेस को आप हंसते हंसते फेस कर सकते हो। मेरा अगला सवाल ये है, मैं इससे भी आगे की सोची हूँ दोस्तों। मेरा अगला सवाल ये है कि चलिए उस टाइम तो हमारे पीएम मोदी तीसरी बार आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्या तीसरी बार पीएम बनने के बाद भी वो किसी ना किसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे या देश की सेवा करेंगे? चलिए इसका जवाब जानते हैं। देखिए ये कार्ड आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसा कि आपने देखा आपके सामने आंसर आया है नो, 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है। और इसका मतलब ये भी है कहीं ना कहीं कि वो आफ्टर दैट टर्म, आफ्टर जो 2024 की टर्म के बाद जो अगले 5 साल हैं उसके बाद वो काफ़ी थक जाएंगे और वो काफ़ी ओवरबर्डन फील करेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि अभी वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। वो फ़िलहाल जो 2024 के बाद के जो 5 साल है, 2029 तक इनकी टर्म चलेगी, उसके बाद ये नहीं आएंगे। तो मैंने पूछा, क्योंकि मेरा दिल नहीं माना। इसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होगा, क्यों वो दोबारा किसी ना किसी रूप में नहीं आएंगे? तो देखिए ये इंटरेस्टिंग कार्ड आया है। माइक पकड़ना, कार्ड्स पकड़ना बड़ा मुश्किल है एक साथ कभी कभी। ये देखिए आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में आप देख सकते हैं कि एक इंसान जो है वो रेस्ट कर रहा है। तो ऐसा होगा कि ये कुछ समय के लिए जो है हमारे प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी रेस्ट करेंगे कुछ टाइम के लिए। ये थोड़े दिनों के लिए अपनी ही अलग दुनिया में चले जाएंगे,
ज़्यादा किसी से इंटरेक्शन भी नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा ही रेस्ट ही करते रहेंगे, क्योंकि इस कार्ड का मतलब ही यही होता है कि रेस्टिंग फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए रेस्ट करेंगे। देखिए आगे जाके भविष्य में खिड़की दिख रही है, उसमें ये दिखाई दे रहे हैं, ये इनका फ्यूचर इंटरेक्शंस चल रही हैं। दिस विल बी हिज टाइम टू रिटायर, बिकॉज ये काफ़ी सालों से एक्टिव रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर तो अब बने हैं, उससे पहले गुजरात में भी काफ़ी टाइम सीएम थे, 3 टर्म्स तक सीएम थे। उससे पहले भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थे पॉलिटिक्स में। लेकिन ये मान के चलिए कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा योगदान ऑलरेडी दिया है। लोगों को तो दिख रहा है कि अभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में स्पेड वर्क बहुत ज़्यादा किया था पीएम बनने से पहले। देखिए बाहर से तो ये लग रहा है कि उन्होंने एक टर्म इंजॉय करी, 3 साल पीएम बने, लेकिन अंदर ही अंदर पीएम मोदी के साथ बहुत चीज़ें होती हैं और बहुत आए दिन होती रहती हैं। उनको काफ़ी टर्मोइल से गुजरना पड़ता है, कभी कभी बहुत रेज भी होता है, कभी कभी बहुत दुख भी फील होता है, बहुत गुस्सा भी आता है उनको। ऐसा कार्ड के द्वारा बताया जा रहा है। देखिए पर्सनली तो मैंने उनसे बात नहीं करी है, मुझे नहीं पता पर्सनली उनकी लाइफ में क्या होता है, बट ऐसा मुझे इंट्यूटिवली भी बताया जा रहा है, ऑटो राइटिंग के थ्रू भी बताया जा रहा है। ऑटो राइटिंग से ये जवाब भी आया है कि वो लोगों के बदलते रंग को देख के परेशान होते हैं कभी कभी, कि कभी तो लोग बहुत अच्छे हो जाते हैं, बड़े स्वीट हो जाते हैं। स्पेसिफिकली जब मैंने उनसे पूछा कि सबसे ज़्यादा किसके रंग बदलते उन्हें दिखते हैं, तो आंसर मुझे बड़ा हैरान कर देने वाला मिला है कि बॉलीवुड। देखिए दोस्तों, बॉलीवुड के लोगों के बदलते रंग, उनको ऐसा लगता है कि बॉलीवुड वाले अपने हिसाब से कभी तो उनकी तारीफ़ करते हैं, उनकी वाहवाही करते हैं, और कभी तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी उन्हें पसंद नहीं करते। तो बॉलीवुड वालों के बदलते रंग, क्योंकि देखिए बॉलीवुड वालों का भी काफ़ी इम्पैक्ट है हमारी कंट्री पे। इस देश के जितने भी अधिकतर सुपरस्टार्स हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, सैफ अली खान, ये सब के सब मुस्लिम्स हैं। और उसके बावजूद लोग ये भूल जाते हैं कि हमारी कंट्री में हम कितना प्यार करते हैं हर रिलीजन के लोगों को। अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों जनता ने, पब्लिक ने इन लोगों को इतनी इज्जत दी होती है। इंट्यूटिवली मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये फील होता है कि बॉलीवुड के लोगों में पोटेंशियल तो बहुत है, वो चेंज क्रिएट कर सकते हैं, बट वो कहीं ना कहीं उनसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं पिछले 10 सालों में। उनको ऐसा लगता है कि ये उनका अनुमान ही था या अजम्पशन था। हो सकता है कि उनको एक अलग तरीके की का चलचित्र से रिलेटेड कुछ निर्माण करना पड़े, या ऐसे लोगों को सपोर्ट करेंगे वो आगे जाके, ऐसा उनके मन में विचार आ रहा है कि जो कि कोई बेहतरीन काम करके दिखाएंगे, जो कि अपने सनातन धर्म को आगे ले जाएंगे, ना कि लस्ट बेस्ड कंटेंट को। बिकॉज मोस्टली जो हम देखते हैं बॉलीवुड में वो लस्ट बेस्ड ही होता है, फॉल्सहुड और लस्ट बेस्ड इल्यूजन को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। आप कह सकते हैं कि अब उनको वो इतना इंटरेस्टेड नहीं है उनको प्रमोट करने में। अब भविष्य में क्या होता है, देखिए मैंने जैसा कहा, ये रीडिंग जो है ये समय के साथ ही पता चलेगी इसमें कितनी एक्यूरेसी और कितनी नहीं है। अभी तो फ़िलहाल आप इसको सिर्फ एक एंटरटेनमेंट की तरह देखिए, इसको लेके इतना सीरियस मत हो जाइए कि आप कहें कि ये क्या पत्थर की लकीर है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप इसको एक एंटरटेनमेंट और लाइट हार्टेड नोट के साथ ही देखिए। मेरे लिए भी बॉलीवुड हमेशा एक गुत्थी ही रहा है, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि दे आर सो मच इनटू पब्लिसिटी, मार्केटिंग, इवन दो अगेन आई एम फ्रॉम मार्केटिंग ऑल्सो। मैंने तकरीबन 40 फिल्मों की मार्केटिंग करी है, तो मजाक तो नहीं होता। तो उनके साथ उठना बैठना करने के बाद मुझे लगता है कि उनका भी एक ही गोल होता है कि उनकी खुद की प्रेस कैसे की जाए। अगेन बॉलीवुड में बहुत अच्छे लोग भी हैं, ऐसे भी लोग हैं जो इस कंट्री में बहुत अच्छे विचारों को, बहुत अच्छे थॉट्स को लाना चाहते हैं और ला भी रहे हैं। लेकिन देखिए माया नगरी तो फिर माया नगरी है। जिस तरह का कंटेंट बच्चों को दिया जाता है, यंगस्टर्स को दिया जाता है, इट इज़ नॉट वेरी हेल्दी फॉर देयर माइंड। तो हो सकता है कुछ ऐसी बातें हुई हों, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के उनके साथ इंटरेक्शंस कुछ ऐसे हुए हों कि उनको लगा हो कि ये थोड़े डिसअपॉइंटिंग हैं, बट फिर भी ये अपने रंग बदलते रहते हैं, कभी अच्छे हो जाते हैं और कभी बुरे हो जाते हैं। जो दूसरी चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे गई है कि किस कारण से उनको कभी कभी परेशानियाँ होती हैं, वो ये है कि जिनका वो भला करते हैं कई बार वही लोग उन्हें कोसते हैं। जिन लोगों के लिए उन्होंने शायद काफ़ी अच्छा काम किया हो, कई लोग वही पलट के जब उन्हें कुछ कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, तो उन्हें बहुत दुख होता है। अब ये तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द थिंग्स हैं। बाकी जैसा कि मैंने कहा, इट्स नॉट अ पर्सनल सेशन, ये एक पब्लिक चैनलिंग है, बिकॉज वो एक पब्लिक फिगर हैं। और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को मैं एक बार एक्सप्लेन करना चाहती हूँ सब लोगों के आगे। ये जो रेस्ट है ये एक टेम्प्ररी रेस्ट होता है। वो कुछ समय का ब्रेक ज़रूर लेंगे, कुछ समय का ब्रेक लेंगे और उसके बाद वो दोबारा से
किसी ना किसी पोजीशन में, किसी ना किसी पोस्ट में फिर से आएंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का रोल निभाने के बाद वो बहुत ज़्यादा थक जाएंगे और बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन फील करेंगे। सो ही वुड टेक अ वेल डिज़र्व्ड ब्रेक इन बिटवीन। अब जाहिर सी बात है कि हमारा अगला सवाल ये होगा कि वो ऐसा क्या करेंगे या ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि वो दोबारा से लोगों के पब्लिक व्यू में आएँ, या फिर कुछ ऐसा यूनिक करें। ये जानने की क्यूरियोसिटी मेरी खुद की भी है। स्ट्रेंथ कार्ड आया है और जो मेरी इंट्यूटिव रीडिंग कह रही है इसमें बहुत स्ट्रांगली उभर के आ रही है फेमिनिन एनर्जी और बहुत स्ट्रांगली उभर के आ रहे हैं एनिमल्स। देखिए, हर कार्ड का जो मीनिंग होता है वो सेम नहीं होता है हर कॉन्टेक्स्ट में और हर क्वेश्चन में, तो इसीलिए इंट्यूटिव रीडिंग की ज़रूरत पड़ती है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो लोगों को, ख़ास तौर से नारी शक्ति को जगाने में से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करेंगे और जानवरों से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ ऐसी करेंगे। कहीं ना कहीं हो सकता है ये चीज़ पब्लिकली रिवील नहीं है, बट उनका बहुत सारा जो ध्यान है कहीं ना कहीं उनका एनिमल्स में है। उनको ऐसा लगता है कि जीव की सेवा अगर की जाएगी, अगर जीव जंतुओं से प्रेम करेंगे लोग, अगर जीव का सम्मान करेंगे, फिर वो चाहे वाइल्ड एनिमल हो, फिर वो चाहे कैटल हो, फिर वो चाहे स्ट्रीट एनिमल्स हो, तो अपने आप ही किसी भी देश की उन्नति को होने से कोई रोक नहीं सकता। ये जो कार्ड है ये एक ओवरऑल 360 डिग्री चैम्पियन टाइप का कार्ड भी है। इसमें नेचर भी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। एनवायरनमेंट को लेके वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से लोगों का भला होगा, आगे जाके फ्यूचर में बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होगा, क्योंकि वो इस वक्त शायद फ्यूचर के बारे में ही सोच के सारा काम कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि जब तक वो यहाँ पर हैं प्लैनेट अर्थ में, वो अपना कंट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से देना चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन्स को भी उस चीज़ का लाभ मिले, उसका फ़ायदा मिले। और एनवायरनमेंट एक बहुत ऐसा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो पीएम मोदी के दिल के बहुत करीब है, ऐसा मुझे रीडिंग में दिखाया जा रहा है। ये कार्ड कहीं ना कहीं इलनेस और मेडिसिन से भी रिलेटेड है, लेकिन कुदरतन जो मेडिसिन होती है तो मुझे लगता है कि वो आयुर्वेदा में भी कुछ करेंगे। प्लांट मेडिसिन के फील्ड में भी वो बहुत इंटरेस्टेड हैं, वो लाना चाहेंगे इसको वापस, आयुर्वेद को वापस लाना चाहेंगे। और इसमें एजुकेशन सिस्टम भी बहुत नज़र आता है, क्योंकि इसमें एक फेमिनिन इमेज है जो एक एनिमल को अपने प्यार से वश में कर रही है, तो इसमें एक नर्चरिंग एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये उनकी भी एनर्जी हो सकती है जिसमें कि वो खुद को एक ऐसे बीइंग की तरह आगे जाके देखना चाहते हैं या ऑलरेडी देख रहे हैं जो लोगों को सही एजुकेशन की फील्ड में ले जाते हैं। और मुझे लगता है कि जो मैंने अभी अयोध्या में जाके काम देखा है, जो वहाँ पे हो रहा है, जो राम राज्य की स्थापना हो रही है, मैं तो हर भारतीय को ये कहूँगी कि एक बार जाके आप अयोध्या में देखिए। वहाँ की एनर्जी, वहाँ की वाइब्रेशन, इतनी हाई वाइब्रेशन है वहाँ पे जाके, आधे से ज़्यादा आपके दुख तो बस अयोध्या की भूमि में पैर रखते ही ख़त्म हो जाते हैं। लोग वहाँ पे बहुत मिलनसार हैं, किसी भी धर्म के लोग हों, वहाँ पे सनातन धर्म का बहुत ज़्यादा सम्मान किया जाता है। उसको एक साइंस की तरह ज़्यादा देखते हैं, लाइफस्टाइल की तरह ज़्यादा देखते हैं, और हर इंसान बहुत फ्रेंडली है। हर इंसान, मेरी मदद वहाँ पे हर धर्म के लोगों ने करी। मैं जैसे ही सड़क पे गई, मुझे एक लेडी मिली जिन्होंने बुर्का पहना हुआ था, वो मुझे हनुमानगढ़ी के मंदिर तक ऑलमोस्ट पहुँचा कर आ गई। फिर अगली सुबह जब मैं गई तो वहाँ पे मुझे एक ऑटो में, टेम्पो में एक अंकल मिले जिन्होंने मुझे पूरी कहानी सुनाई, जिसका मैंने व्लॉग भी बना रखा है, जो मैं धीरे धीरे समय आने के साथ शेयर करती जाऊँगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो काम कर रहे हैं। और इस कार्ड को देख के एक और चीज़ दिखती है कि वो हमारी कंट्री की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाएंगे। प्राइम मिनिस्टर का रोल कंप्लीट करेंगे, रेस्ट लेंगे, उसके बाद वापस पूरे जोश के साथ आएंगे और कई मल्टीपल प्रोजेक्ट्स वो रन करेंगे उनकी फ्लैगशिप के अंडर, या वो कुछ ऐसी टीम्स बनाएंगे, कुछ युवा पीढ़ियों के लोगों के साथ जुड़ेंगे या हर अलग अलग लोगों के साथ जुड़ेंगे, उनको जोड़ेंगे और एक बेहतरीन टीम बनाएंगे जो कि कुदरत के, एनवायरनमेंट के, एजुकेशन के, नर्चरिंग के, नारी शक्ति को जगाने के बहुत से अनोखे काम करेंगी 100%। और इससे मुझे एक चीज़ और फील हो रही है कि उनको अभी भी ऐसे लोगों की तलाश है जिनको वो सोचते हैं कि भाई आगे जाके उनके साथ जो जुड़े, उनके साथ जो काम करे। वो हर जगह जहाँ भी जाते इसी तरह के लोगों को ढूंढते रहते हैं। कहीं ना कहीं उनकी नज़र रहती है कि ये ऐसा काम कर सकता है या कर सकती है, तो उनका एक इन्फ्लुएंस है लोगों पे। वो इन्फ्लुएंस
प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के बाद, रेस्ट के बाद और स्ट्रांग हो जाएगा और बहुत अलग तरीके से, बहुत अनोखे तरीके से वो आएंगे। हो सकता है वो उन लोगों को भी आगे बढ़ाएंगे जो गुरुकुल की या एजुकेशन सिस्टम की स्थापना करेंगे फ्यूचर में जाके, और सनातन धर्म के द्वारा जो एजुकेशन होती है उसको वापस लाने की कोशिश करेंगे। ये सारे पॉइंट्स मुझे स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका ये भी मानना है, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड मैंने कहा मेडिसिन इलनेस से भी जुड़ा हुआ है, तो उनका कहीं ना कहीं ये भी मानना है कि ज़्यादातर जो बीमारियां होती हैं वो हमारे दिमाग से आती हैं। तो अगर हम अपनी मेंटल एंग्जाइटीज़ को, डिप्रेशन को किसी एक अच्छे टूल के द्वारा, जैसे कि मेडिटेशन, साधना, तपस्या के द्वारा अगर कंट्रोल कर लें, तो 50% से भी ज़्यादा बीमारियों को, प्रॉब्लम्स को, डिप्रेशन को, एंग्जाइटी को ट्रीट किया जा सकता है बिना कोई गोली या दवा खाए। तो 100% वो इस फील्ड को भी आगे लाएंगे। तो यहाँ पे आके मैं अपनी इस रीडिंग को क्लोज़ करती हूँ। आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट्स लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे से पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन नीचे मेंशन्ड है। इन्फॉर्मेशन USD में है, क्योंकि सेम यही इन्फॉर्मेशन मैं अपने ग्लोबल ऑडियंस और स्टूडेंट्स को भी देती हूँ। तो आपको इस इन्फॉर्मेशन को, इस फ़ी को INR में कन्वर्ट करना होगा और मुझे ईमेल लिखना होगा, और ईमेल में आपको मुझसे मेरी इन्फॉर्मेशन मांगनी पड़ेगी। अगर आप इंडिया से होंगे तो मैं आपको थोड़ा सा डिस्काउंट भी दे सकती हूँ। जितना मैं दे सकती हूँ उतना मैं आपको डिस्काउंट देने की कोशिश करूँगी, क्योंकि जो फॉरेनर्स होते हैं उनको पेपैल के द्वारा एक फ़ी पे करनी पड़ती है, जो मुझे भी पे करनी पड़ती है और उनको भी पे करनी पड़ती है। तो वो फ़ी मैं आप लोगों के अमाउंट में से डिडक्ट कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी। वन लव, पीस आउट एंड जय श्री राम।